आज पेश होगा झारखंड का बजट। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पेश करेंगे बजट। सीएम सोरेन बोले, हर वर्ग का रखा गया है ध्यान। बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द। 10 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। ईवीएम खरीदने के लिए 122 करोड़ की राशि जारी। 60 वर्ष से अधिक उम्र के 704 बुजुर्गों ने ली वैक्सीन। रांची के सदर अस्पताल की सुधरी व्यवस्था। रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया अलग रूम। बिहार में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं। डीएम और एसपी के नेतृत्व में जेल में छापेमारी। रेल, पुलिस और कैदी सख्ते में। नमस्कार, मैं हूं पूजा चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों की शुरुआत से पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो मधुबनी से आ रही है, जहां मंडल कारा, रामपट्टी और झंझारपुर उपकारा में छापेमारी की गई है। दर्जनों अधिकारियों ने ये छापेमारी की है। वार्ड की तलाशी ली जा रही है और जेल से मोबाइल, धारदार हथियार समेत तंबाकू भी बरामद किए गए हैं। बड़ी जानकारी मधुबनी से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मंडल कारा, रामपट्टी और झंझारपुर उपकारा में छापेमारी की गई है। तमाम अधिकारियों ने इस छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस दौरान वार्ड की तलाशी भी ली गई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमरदेव जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अमरदेव, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, आखिर किस तरह के इनपुट मिले थे जिसके बाद ये छापेमार कार्रवाई की गई है? जी, आज सुबह से ही रामपट्टी जेल और झंझारपुर उपकारा में प्रशासन के द्वारा लगातार छापामारी की गई है, जिसमें मधुबनी के रामपट्टी जेल में 2 चाकू और खैनी वगैरह सामान बरामद हुआ, मोबाइल भी बरामद हुआ है जी। वहीं झंझारपुर में छापामारी डीसीएलआर के नेतृत्व में की गई है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है जो ऐसा कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं की गई है। ये लगातार जेल के अंदर में ऐसी घटनाएं घटती रहती है। पुलिस या स्थानीय प्रशासन जब वहाँ छापामारी करती है तो जेल के अंदर में कुछ न कुछ सामान, आपत्तिजनक सामान मिला करता है। जी, पूरे मामले में पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है जिन्होंने छापेमारी की है इस दौरान? जी, इसमें पुलिस का कहना है, प्रशासन का पूर्ण रूप से कहना है, जिस आरोपी के पास से सामान बरामद हुआ है, चाकू, मोबाइल और तंबाकू का पुड़िया जहाँ से बरामद हुआ है, उसके ऊपर एफआईआर किया जाएगा। पूरे मामले में कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं? अभी जेल के अंदर में सारे लोग हैं, उनके ऊपर अलग से एक मुकदमा की जाएगी इस मामले में। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड की जनता की निगाहें केंद्र के बजट के बाद अब राज्य के बजट पर टिकी हुई है। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर आज आम बजट पेश करेंगे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बताया कि इस बार का बजट आम जनता के अनुरूप बजट होगा। साथ ही सोशल सेक्टर समेत जनहित के मुद्दों पर फोकस रहेगा। तो राज्य सरकार की तरफ से आज बजट पेश किया जाएगा। इसको लेकर वित्त मंत्री ने बयान दिया है कि हर वर्ग का इस दौरान खास ध्यान रखा गया है और जनहित के मुद्दे पर फोकस रहेगा। वहीं जेएमएम नेता नलिन सोरेन के आवास पर सत्तारूढ़ दल के विधायकों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सरकार की ओर से पेश किए जा रहे बजट को लेकर विधायकों की भूमिका पर चर्चा की है। बजट पेश होने से पहले कल से बजट पेश होना है, सभी माननीय विधायकों की क्या क्या जिम्मेवारी है वो सुनिश्चित करने के लिए हमारे माननीय संसदीय जी ने सबकी बैठक यहाँ बुलाई थी। उसी क्रम में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। आप आने दीजिए, फिर हम कुछ बोलेंगे तो ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा।
बंगाल चुनाव को लेकर बिहार में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बंगाल चुनाव पर बोलना शुरू कर दिया। जब मीडिया से तेजस्वी से सवाल किया गया मीडिया की तरफ से तो उनकी पार्टी कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आरजेडी चुनाव प्रचार कर ममता बनर्जी की पार्टी यानी कि टीएमसी को जितवाने का काम करेगी। लेकिन आरजेडी बंगाल में चुनाव लड़ेगी या नहीं, इस पर तेजस्वी यादव ने कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तंत्र बना रहे, डेमोक्रेसी बना रहे और जो हमारा विचारधारा है पार्टी का, सभी लोगों को न्याय मिले और सेक्युलरिज्म की बात हम लोग यहाँ तक करते हैं, तो हमारा प्रायोरिटी है, ड्यूटी है कि हम कॉमनवेल्थ फोर्सेस जो है, फासिस्ट जो फोर्सेस हैं, उनको सत्ता में आने से रोकने का काम करें। बीजेपी की जो लड़ाई है वहाँ साफ तौर पे जो है ममता जी के साथ वहाँ, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कृषि कानून के विरोध में कांग्रेस की ओर से सरायकेला खरसावां जिले में जन आक्रोश रैली निकाली गई थी। रैली के दौरान का एक वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। उस वीडियो को लेकर पार्टी में किरकिरी भी देखने को मिली थी। इस मामले को लेकर जिला स्तरीय 4 नेताओं पर गाज गिरी है। चारों नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया है। इस कार्रवाई की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। साथ ही 3 कार्यकारी अध्यक्ष को दिल्ली जाने को लेकर भी रामेश्वर उरांव ने अपना बयान साझा किया। ऐसा है, चलता रहता है, ये शिकवा शिकायत चलता रहता है। मैं बराबर कहता हूँ ना कि जीवंत पार्टी है, हिलता डुलता रहता है। लेकिन एक बात बता दूँ मैं, ये पार्टी बड़ी पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है ये कांग्रेस। इसका सिस्टम अलग है, कितना कुछ कीजिए। कई घटनाएं घटी, एक्शन नहीं लिया जा रहा है, नहीं, पर दबाव है क्या? ऐसा नहीं, एक्शन में मुझ पर कोई दबाव नहीं होता, कोई दबाव दे भी नहीं सकता। देखिए, कोई पुलिस में थोड़े हूँ मैं कि कोई कुछ बोल दिया तो उसको निकाल दूँ। मैं अपना रोल समझता हूँ, एक गार्जियन का रोल मेरा है। आपने कुछ बात हमारे पार्टी में आपने कुछ बोल दिया तो एक ही काम है, दंडित करना आपको सुधारना। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अभिनव कुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अभिनव, जिस तरीके से कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है एक तरफ किसानों की तरफ से और दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, अब 4 नेताओं पर गाजगिरी है। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने कि 4 नेताओं पर गाजगिरी है, क्योंकि देखेंगे कि कांग्रेस लगातार जो है कृषि कानून के विरोध में मुहिम भी चला रही है और आपने देखा होगा कि कई कार्यक्रम भी कांग्रेस द्वारा रखा गया था जी। और अभी चल भी रहे हैं कार्यक्रम कई। जहां तक हम बात करें वीडियो वायरल होने की, तो सरायकेला खां में एक कार्यक्रम रखा गया था, वहां पर एक वीडियो वायरल हुआ था, ठुमके लगे थे, कृषि कानून के विरोध में कार्यक्रम किया गया था कांग्रेस के द्वारा, वहां पर बाल बलाओ के डांस हुए थे। तो कह सकते हैं कि अब उस पर एक्शन लिया गया है और जो जिला स्तरीय 4 नेता है उन पर गाजगिरी है। और ये जानकारी दे रहे थे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव, जब हमने उनसे सवाल किया था कि एक्शन नहीं लिया जाता है और कई घटनाएं, चाहे आप गिरिडीह की बात कर ले, हजारीबाग की बात कर लिया, सरायकेला में इन जो मसले है, 3 जो घटनाएं घटी है, इससे पार्टी की किरकिरी हुई है। और अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास कि जो 4 नेता है जिला स्तरीय उन पर गाजगिरी है। देखिए, कांग्रेस का कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से अभी लगातार घटनाक्रम हो रहा है, चाहे गिरिडीह में कुर्सी को लेकर आपस में कार्यकर्ता भिड़ जाते हैं प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के सामने, हजारीबाग में ट्रैक्टर रैली निकाली जाती है तो उस समय भी यही दृश्य देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि पार्टी अपनी अंदरूनी कलह की वजह से परेशान है। और अब एक बात और बता दो पूजा आपको कि 3 कार्यकारी अध्यक्ष जो है, राजेश ठाकुर, मानस सिन्हा और संजय लाल पासवान, अब दिल्ली पहुंचे हैं आला कमान के पास। आप देखेंगे कि जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है, कुछ दिन पहले की बात है पूजा, मैं जिक्र करना चाहूंगा, जहां पर कार्यकारी अध्यक्ष और प्रवक्ता एक दूसरे पर छींटाकशी करते नजर आए हुए थे। वहां पर कह सकते कि माहौल बड़ा ही खराब हो गया था और गाली गलौज की स्थिति भी उस समय बन गई थी। अब उसी को लेकर कार्यकारी अध्यक्षों का कहना है कि प्रवक्ता की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे
साथ इस तरीके का व्यवहार करे। और शायद यही वजह है कि 3 कार्यकारी अध्यक्ष जो है, जिसका मैंने नाम लिया, वह अब दिल्ली पहुंचे हुए, आला कमान से मिलने पहुंचे हुए। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि केसी वेणुगोपाल जो महासचिव है एआईसीसी के, अब उनसे मिलने गए हैं और कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है और कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है, जो 3 जो कार्यकारी अध्यक्ष है। तो देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। और अब अगर कांग्रेस इस स्थिति से नहीं उभरेगी तो आने वाले दिनों में कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर हुए दिखती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, जिस तरह से ये अंतःकलह की देखिए खबरें लगातार कई जिलों से सामने आ चुकी हैं, ऐसे में जब अंतःकलह से जब खुद ही कांग्रेस जूझ रही है तो फिर मुद्दों को कैसे उठाएगी? सही कह रहे हैं आप कि अगर कांग्रेस अपने ही अंदर कलह की वजह से इस तरीके से जूझ रही है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए दिख रही है। आप देखेंगे कि देखिए अभी जो इन्फॉर्मेशन और पहले से भी ये बातें चलती आ रही है, चूंकि 1 मैन 1 पोस्ट की बात होती आ रही है कांग्रेस में पहले से। अब रामेश्वर उरांव जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वित्त मंत्री भी है झारखंड सरकार के, तो कई जो नेता है, चाहे हम विधायक की बात कर ले और मंत्री तक की बात कर ले, तो वो चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कोई और हो। रामेश्वर उरांव से वो खफा, और शायद यही वजह है। एक रीजन यह भी माना जा रहा है कि जो 3 कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे हुए हैं, वह चाहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव अब हट जाए पद से। उनका कहना है कार्यकारी अध्यक्षों का, ना रामेश्वर उरांव काम करते हैं ना काम करने देते हैं। तो इस तरीके का गुटबाजी भी देखने को मिल रहा है। और जहां तक हम बात करें तो 2 धड़ों में कांग्रेस बटा हुआ है। एक तरफ जो कई नेता है वो प्रदेश अध्यक्ष के साथ, यहाँ पर लग रहा है राजस्थान वाली स्थिति बनने वाली है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अभिनव। वहीं कोरोना महामारी के बाद लोगों में मानवता देखने को मिल रही है। रोटी बैंक ने अपने 1 साल पूरे करते हुए रिम्स परिसर में 10 रुपए में रोटी खिलाने का वादा पूरा किया। पहली वर्षगांठ के मौके पर रिम्स के परिसर में दोबारा से 10 रुपए में खाना खिलाने का काम शुरू किया गया है। लक्ष्य यही था कि हम 10, 20, 50 लोगों को अपने स्तर से भोजन करा पाएंगे। यही सोच था, जो मेरा कैपेसिटी था, मेरी सक्षम था कि अपना बचे हुए जो हम पैसे हैं, एक जो कहें 10वां हिस्सा 20वां हिस्सा निकाल कर लोगों की सेवा कर पाए, लोगों के चेहरे पर मुस्कान दे पाए। लेकिन जब इस कार्य को शुरुआत करना शुरू किया तो कुछ इसी तरह के समान विचारधारा वाले धीरे धीरे जुड़ते गए और हम निरंतर इस कार्य को करते गए और आज एक वर्ष के इसके हो गए। ये इन्होंने प्रेरणा दी है कि रांची शहर के अन्य हिस्सों में भी बहुत सारे लोगों ने, अभी मैं देख रहा हूँ 15-20 दिन से अलग अलग 10 रुपया के केंद्र खोल रहे हैं। देखिए, मानव सेवा एक सबसे बड़ी सेवा है और रिम्स जैसा परिसर जहाँ दूर दराज देहात जंगल से भी लोग इलाज के लिए आते हैं। बीमारी ऐसी आजकल चली हुई है जो 20 दिन 25 दिन महीनों भर हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। आर्थिक रूप से जो संपन्न नहीं है उनके लिए खाना पीना रहना सब मुश्किल हो जाता है। नगर निगम का आश्रय गृह सामने ही है। मैं समझता हूं कि आश्रय गृह में जो टीचर होंगे वो जरूर रोटी बैंक के माध्यम से अपने पेट भरने का भी काम करते होंगे। वहीं जमशेदपुर में टाटा समूह के 150 साल पूरे होने पर संस्थापक जमशेद जी टाटा की जयंती का जश्न जमशेदपुर में मनाया गया, जहां टाटा समूह के रतन टाटा, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, ग्रुप के यूरोप पार्टनर हेनरिक हिंजेंजर, टाटा यूरोप के एमडी हेंस फिशर, ग्लोबल एमडी टीवी नरेंद्रन खास तौर पर मौजूद रहे। टाटा नगर की गलियां, चौराहे, पार्क, खेल मैदान सभी आकर्षक और सतरंगी रोशनी से जगमगा उठे। रतन टाटा और चंद्रशेखरन ने लाइटिंग का शुभारंभ किया और अगले ही दिन 25,000 से ज्यादा लोग लाइटिंग देखने पहुंचे। बता दें कि ये लाइटिंग आम लोगों के लिए 5 मार्च तक खुला रहेगा।
बिहार में लगातार आपराधिक घटना बढ़ती जा रही है। बिहार सरकार भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी अवकाश कुमार के नेतृत्व में मंडल कारा में घंटों तक छापेमारी चली। इस छापेमारी के बाद कई कैदियों में हड़कंप मच गया। अचानक जेल के अंदर छापेमारी से पुलिस और कैदी सकते में हैं। छापेमारी करने के दौरान जेल के अंदर कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। साथ ही जेल के कई दीवारों की तलाशी, सभी जो दीवारें थी वहां पर तलाशी ली गई, वहां से कुछ भी हाथ नहीं लगा और सभी चीजें संतोषजनक पाई गई। इस छापेमारी में डीएम, एसपी, एसडीओ, डीएसपी समेत कई थाने के थानाध्यक्ष, पुलिस समेत 200 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे। यहाँ पे हम लोग छापेमारी किए थे। कोई मोबाइल या कोई अन्य अवैध सामान जो अलाउड नहीं है, अगर वो लेके कोई यूज़ कर रहा है, इसीलिए आज सुबह से यहाँ पर रेड की गई। टीम गठित करके सभी वार्डों में रेड किया गया, सभी खंडों में जितने हैं। और यहाँ पे कहीं तो कुछ मोबाइल वगैरह तो नहीं मिला है, हालांकि 2 कैंची बाहर बरामद हुई थी। इसके अलावा और कोई सामग्री विशेष आपत्तिजनक नहीं मिली। काफ़ी विस्तार से टीम गठित करके हम लोग इसका बढ़िया से छापेमारी के लिए छानबीन की गई, लेकिन कोई इसके अलावा कोई अन्य सामग्री नहीं बरामद। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र कुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जितेंद्र कुमार, जिस तरीके से दिन ब दिन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, ऐसे में जो एक्शन लिया जा रहा है नीतीश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, क्या वो वाकई कारगर साबित हो रहा है? बता दूं कि जिस तरीके से पूरे बिहार में लगातार आपराधिक घटना बढ़ रही है, इसको लेकर प्रशासन भी सख्ते में है और बिहार सरकार भी सख्ते में है। इसी को देखते हुए लगातार जो कहा जा सकता है कि कई जगह ऐसा सामने आया है कि जेल से बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। इसी को देखते हुए बिहार सरकार के आदेश के बाद सभी जेलों में छापेमारी की गई है और उसी कड़ी में आज भी बेगूसराय के में मंडल कारा में एसपी और डीएम के नेतृत्व में तकरीबन 2 घंटे तक छापेमारी की गई। अचानक जेल में छापेमारी करने के बाद जो है कैदियों में और जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं डीएम का कहना है कि फिलहाल सभी वार्डों को बारी बारी से चेक किया गया, लेकिन जो वार्ड में जो होना चाहिए वो कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिल पाया। लेकिन जब बाहर निकला गया तो 2 कैंची बरामद किया गया है। फिलहाल दोनों कैंची को पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि बेगूसराय में भी लगातार बड़ी बड़ी घटना को अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन भी अब लगातार एक्शन मूड में नजर आ रही है। जी, लेकिन जितेंद्र, क्या यही समझा जाए जिस तरह से दिन ब दिन अपराध बढ़ रहे हैं बिहार में, यूपी की तरह एनकाउंटर की मांग उठने लगी है कि जिस तरह से यूपी में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए एनकाउंटर एक रास्ता अपनाया गया, वही रास्ता बिहार में भी अपनाया जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जब कभी पुलिस को भी गोली मारकर हत्या कर देती है अपराधी, और सारे शाम जो दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देती है और बैंक की लूट की वारदात की जाती है। ये कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार और जिला प्रशासन पे तो बहुत बड़ा सवाल तो खड़ा होते नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार भी अब आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है, जो भी अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाए, जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसको सलाखे के अंदर डाल दिया जाए। लेकिन पुलिस भी लगातार छापेमारी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि कल भी दिन दहाड़े एक बैंक में, इको बैंक में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। बेगूसराय पुलिस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होते नजर आ रहा है। लेकिन एसपी का साफ तौर से कहना है कि जल्द जो बैंक का जो लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी को चिन्हित कर लिया गया है। उसको लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार हर जगह पे छापेमारी की जा रही है। जल्द से जल्द उस कांड को उद्भेदन कर लिया जाएगा। ये तो आप देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार और बेगूसराय पुलिस प्रशासन किस तरह से अपराधी को निपटने के लिए किस तरह का कारगर एक्शन लेती है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। लेकिन सवाल यहीं पर ये बरकरार है कि आखिर क्यों अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म होता जा रहा है।
वहीं पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के कॉलोनी मोर ज्योति अलंकार ज्वेलर्स में बीती रात लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। महिला ग्राहक को दुकानदार सोने की चैन दिखा रहा था। इसी दौरान कुछ अज्ञात अपराधी दुकान में घुसे और दुकानदार पर पिस्टल तानकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंचे सिटी एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि 3 लुटेरे ग्राहक बनकर अंदर आए और हथियार के दम पर तकरीबन 5 लाख के सोने की लूट कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है और पास में लगी सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। इसमें जो हम लोगों ने फुटेज वगैरह देखा है और जो एस्टिमेट हो रहा है उसमें जो देखने में आ रहा है लगभग 5-6 चेन है जो ये कस्टमर को दिखा रहे थे। वो अचानक से अपराधी जो है वो घुसा और जो हाथ में इनके चेन था वही चेन जो है ले करके विदिन 30 सेकंड लोग फरार हो। अच्छा, हथियार भी छूट गया है क्या अपराधियों का? वो हथियार था, यहाँ पर गिरा भी था और वो अपराधी भी गिरे थे, पैदल ही थे और कोई उसको पकड़ नहीं पाया। बहुत लोग थे लेकिन पकड़ नहीं पाए, दुर्भाग्यवश पकड़ नहीं पाए। वो हथियार भी है, हथियार भी मिला है। एक लड़का अंदर आया जो काले रंग का ड्रेस पहना हुआ था और वो आकर के कमर पर हाथ देके खड़ा हो गया। मैंने उसको डांट के बोला कि मास्क नीचे करो। मास्क लगाया हुआ था और कैप भी लगाया हुआ था। मुझे क्या बात है, मास्क नीचे करो। तो बस मास्क नीचे करने के लिए मैंने बोला ही था कि वो अपना शर्ट उठाया जिसके अंदर वो रिवॉल्वर टाइप हमको दिखा। तो मैं समझ गया, भाप लिया स्थिति को और मैं भागने का कोशिश किया। तब तक एक लड़का पीछे तरफ गया और जो मेरे हाथ में सामान था और भी स्टॉक था वहाँ पे रखा हुआ था अलग टाइप का। तो मैं सोचा कि उसको उठा करके मैं अंदर रख दूँ। कितना चैन होगा? अब मेरे स्टॉक में 10-15 पूरा गुच्छा था। अब 10-15 होगा, 20 होगा, लगभग यही होगा। अब देखना पड़ेगा। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल कुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनिल कुमार, जिस तरीके से ये लूट की घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? सीसीटीवी फुटेज में क्या कोई सबूत मिल पाया है? जी बिल्कुल पूजा, अगर देखा जाए तो बीती रात मंगलवार की रात एक बड़ी घटना जो है वो निकलकर सामने आई है। राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के कॉलोनी मोड़ की यह घटना है, जहां ज्योति अलंकार ज्वेलर्स नाम के एक ज्वेलरी दुकान में 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर करीबन 20 लाख के ज्वेलरी की लूट की घटना को अंजाम दिया है। और वही सबसे अहम बात अगर बताएं इसमें, तो अपराधी जो है वो पैदल ही दुकान तक आए थे और 2 ग्राहकों को वहां पे डील किया जा रहा था। दुकानदार अमरजीत जो है जगजीत सिंह वो डील कर रहे थे। उसी दरमियान में पहला जो अपराधी है वो अंदर घुसता है। उसके बाद उसके पीछे से 2 अपराधी और घुस जाती है और तीनों के पास जो है वो कहीं ना कहीं हथियार से लैस रहते हैं और अचानक वो है जो दुकानदार को होल्ड करते हैं, पिस्टल दिखाते हैं और उसके बल पर कहीं ना कहीं इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरी तरह से छानबीन तो की है और तमाम वहां पे लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला गया है। सीसीटीवी कैमरों में 3 शख्स जो है वो दिखाई देते हैं। 3 अपराधी पिस्टल लिए कहीं ना कहीं उस दुकान के अंदर दिखाई पड़ते हैं और लूट की घटना को अंजाम देते भी दिखे हैं। तो क्या जब ये तीनों अपराधी अनिल, जब ये तीनों अपराधी दुकान में घुसे, किसी को शक नहीं हुआ इनकी गतिविधियों को देखते हुए? देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना काल का ये चल रहा है, कोरोना काल ये चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं मास्क लगाना भी जरूरी होता है। तो ग्राहक बनकर ही पहले वो मास्क लगाकर अंदर घुसा है, जिससे कि जो दुकानदार जगजीत हैं वो कहीं ना कहीं एक शब्द हो गया, उसको मास्क हटाने के लिए बोला, जिस दरमियान में ये घटना को उसने अंजाम दिया है और वहां से 30 सेकंड में 20 लाख के कीमती चेन जो है वो चेनों का गुच्छा ही लेकर वो फरार चलते बने हैं। लेकिन अनिल, जहां एक तरफ जिंदगी बचा रहा है, मास्क लगाना बहुत जरूरी बताया जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर दुकानदार के लिए फजीहत बन गया ये मास्क, ये समझा जाए पूजा तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो मास्क लगाना तो जरूरी है, लेकिन इससे पहचान भी छुप जा रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस को पहचान करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि पुलिस का जो दावा है वो कहना है कि अपराधी भागते समय एक पिस्टल जो है वो खुद भी गिरे और पिस्टल भी गिर गया। पुलिस ने पिस्टल भी बरामद किया है, लेकिन कोरोना काल में इस तरह की घटनाएं जो है वो निकल कर सामने आ रही है और मास्क लगाना, सैनिटाइजर बिल्कुल, और पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं अपराधी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल।
वहीं सीतामढ़ी में भी बेखौफ बदमाशों का तांडव जारी है। जिले के सभी कोनों से बारी बारी से आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला रन्नी सैदपुर थाना क्षेत्र के खोपा गांव की है, जहां 28 साल के युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आदमी को एक कोयना में गोली लगी है, वही आए हैं, जांच की जा रही है। किसी व्यक्ति को इसमें संदिग्ध वगैरह भी किया गया है क्या? नहीं, अभी बयान नहीं दिया है। वहीं शेखपुरा सदर अस्पताल का कायाकल्प कार्यक्रम के तहत स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्था, आधारभूत सुविधाएं, इसकी भी जांच की गई, जिसमें सदर अस्पताल के कई वार्ड, ओपीडी, इमरजेंसी समेत विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया गया। इसी कड़ी में स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल के आगे बने गार्डन को अस्पताल प्रशासन की तरफ से अच्छी तरह से तैयार किया गया है, जो सदर अस्पताल के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। इसके साथ ही सदर अस्पताल में बाहर की व्यवस्था भी अच्छे से की गई है। वहीं अस्पताल में मरीजों के इलाज की सरल सुविधा प्रदान की जा रही है। हम लोग राज्य स्वास्थ्य समिति से कायाकल्प असेसमेंट के लिए आए हैं। ये हर साल जो होता है स्टेट के द्वारा असेसमेंट का काम किया जाता है। जो जिला इसमें टॉप करते हैं उन्हें 50 लाख रुपए की राशि पुरस्कार के रूप में मिलती है। जो रनर होते हैं उनको 20 लाख रुपए की राशि मिलती है। शेष जो भी 70% से ऊपर के हॉस्पिटल आते हैं इसमें, उनको कमेंडेशन पुरस्कार के रूप में 3 लाख रुपए की राशि मिलती है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।